कभी कभी ऐसा होता है कि समानता लाने के लिए बनाए गए नियम ही भेदभाव की वजह बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस के साथ, जहां एक तरफ कुछ छात्र इसे अपने खिलाफ एक तरफा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो पुराने नियमों से भी ज्यादा कमजोर हैं। तो चलिए इस पूरी नीति और कानूनी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए इन नए नियमों पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक क्यों लगा दी। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे लगाते हुए कहा कि ये अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बस कोर्ट की इस एक टिप्पणी ने इस नीति पर जो बहस चल रही थी उसे पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन 2026 के नियमों में आखिर था क्या जिसने इन्हें इतना विवादास्पद बना दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नए नियमों में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई उसका दायरा काफी बड़ा रखा गया था। इसका मतलब ये था कि धर्म, जाति, लिंग जैसे पारंपरिक आधारों के अलावा किसी भी तरह के पक्षपात वाले बर्ताव को इसके दायरे में लाया जा सकता था। लेकिन असली पेच तब फंसा जब जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक ही सीमित कर दिया गया। अब यहीं से आलोचकों ने कहना शुरू किया कि इस परिभाषा ने तो सामान्य वर्ग के छात्रों को कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर कर दिया है। फिर शिकायतों से निपटने के लिए एक पूरी 4 लेवल की व्यवस्था बनाई गई। इसका मकसद ये था कि भेदभाव की शिकायतें आसानी से दर्ज हों और उनका निपटारा इंस्टीट्यूट के अंदर ही अलग अलग लेवल पर हो जाए, जैसे एक डिपार्टमेंट के इक्विटी एम्बेसडर से लेकर पूरे इंस्टीट्यूट के समान अफसर केंद्र तक। और इन्हीं सब प्रावधानों की वजह से ये नीति आप कह सकते हैं कि 2 खेमों में बंट गई। एक तरफ वे लोग थे जिनका मानना था कि ये नियम पक्षपाती हैं, और दूसरी तरफ वे जिन्हें लगा कि ये नियम भेदभाव से लड़ने के लिए काफी नहीं है। पहला और शायद सबसे जोरदार तर्क उन याचिकाकर्ताओं की तरफ से आया जिनका कहना था कि ये नियम सामान्य जातियों के छात्रों के साथ ही भेदभाव करते हैं। इनकी मुख्य चिंताएं क्या थीं? मोटे तौर पर 3-4 बातें थीं। पहली कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देती। दूसरी, इससे एक धारणा बनती है कि उत्पीड़न हमेशा तथाकथित उच्च जातियों की तरफ से ही होता है। और तीसरी बड़ी चिंता ये थी कि झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। कई शिक्षाविदों और एक्टिविस्ट्स का ये मानना था कि ये नए नियम असल में 2012 में बने पिछले नियमों को कमजोर कर रहे थे, जो उनके हिसाब से ज्यादा मजबूत थे। इस चिंता को और बल मिला जब यूजीसी के ही पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थुलात ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये तो साफ ही नहीं है कि ये नियम आईआईटी और आईआईएम जैसे देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स पर लागू होंगे भी या नहीं, और अगर नहीं होंगे तो इनका असर तो वैसे ही बहुत सीमित हो जाएगा। तो चलिए इस पूरी बहस की जड़ तक पहुंचने के लिए 2012 और 2026 के नियमों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में बदला क्या था। इस पूरे मामले की कहानी 2012 में शुरू होती है जब मूल नियम बने, लेकिन 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में पायल तड़वी की दुखद मौतों के बाद उनकी माताओं ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी के जवाब में जनवरी 2026 में ये नए नियम लाए गए, पर महीने के आखिर तक खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इन पर रोक लगा दी। जब दोनों नियमों को साथ रखकर देखते हैं तो कुछ बहुत बड़े अंतर साफ नजर आते हैं। 2026 के नियमों ने ओबीसी को शामिल करके सुरक्षित समूहों का दायरा बढ़ाया, जो एक अच्छा कदम था। लेकिन जहां 2012 के नियमों में भेदभाव के 25 खास एक्ट्स बताए गए थे, वहीं नए नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे वे अस्पष्ट लगते हैं। हाँ, एक बड़ा बदलाव यह जरूर था कि 2026 के नियमों में पहली बार इंस्टीट्यूट्स पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया था। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर रोक लगा दी है, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। उच्च शिक्षा में भेदभाव से लड़ने का रास्ता अब किस तरफ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश बिल्कुल साफ है। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, विश्वविद्यालयों में भेदभाव से जुड़े मामलों में 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। और अब अदालत इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। इसमें रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की मूल याचिकाएं भी शामिल हैं और इन नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 के लिए तय की गई है। इस सुनवाई पर पूरे देश की नजर होगी,
क्योंकि इसका फैसला ही भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। कोई भी पॉलिसी व्यवस्था में गहरे बैठे भेदभाव को जड़ से कैसे खत्म कर सकती है, बिना समाज में किसी नए टकराव को जन्म दिए? इसका जवाब ढूंढना ही शायद नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।